हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे आप। ओके जी। तो एक तो मुझे वो बताओ, मतलब मेरे को मैसेज आया था कुछ बच्चों का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल है क्या लर्निस पे? अपलोडेड है एक्सरसाइजेस वगैरह? नहीं है। हाँ, मेरे को बताया था कुछ बच्चों ने। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ खुद से भेज दूंगा। एक्चुअली जो अपलोड करने वाला बंदा है वो लीव पे गया हुआ है, उसको मैसेज किया था कल। तो मैं खुद डाउनलोड करके आपको ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। रुको, ये काम तो अभी कर देते हैं। सॉल्यूशंस किसके चाहिए? ठीक है। ओके। एक सेकंड रुको बस। ठीक है गाइस, मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप पे पीडीएफ एसेंड वाले ग्रुप पे आप लोग रिसीव कर लो उसको। ठीक है, सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा। सॉल्यूशन एक्चुअली मेरे को कहीं और से लेने पड़ेंगे। बने तो हुए हैं इसके सॉल्यूशंस, पर मैं कर दूंगा सेंड आपको। थर्मो के भेजे हुए सॉल्यूशंस आपको, एक्सरसाइज 2 के।
चलो ठीक है, मैं वो भी देख लूँगा, मिलेंगे तो भेज दूँगा आपको। बनाए तो हमने सब हुए हैं, देखने पड़ेंगे बस एक बार। ओके जी, तो डिस्कशन तो फिर आज नहीं हो पाएगी ना, आपने काम ही नहीं किया होगा, तो फिर ऐसा करते हैं, आगे बढ़ लेते हैं आज। ठीक है जी। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार। अब आता है कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर अपन देखें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे पिछले 3 सालों में लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आया है, लगभग हर पेपर में। किसी भी स्लॉट को आप उठा के देख लो, लगभग कुछ ना कुछ कलर कोडिंग से रिलेटेड आया ही आया है। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पास कमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं ना, कमर्शियल रजिस्टर्स मतलब जो हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर लगाने होते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को लैपटॉप बनाना है, उसमें मेरे को कहीं किसी जगह किसी सर्किट के अंदर रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे जो रजिस्टर लगाया जाएगा उसको अपन कमर्शियल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है। जो लैब वगैरह में यूज़ होते हैं उनको भी कमर्शियल रजिस्टर्स बोल देते हैं अपन। तो जनरली हमारे पास दो तरह के कमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं। एक तो वायर बाउंड, एक होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर्स का मतलब ये है कि वायर बाउंड रजिस्टर्स में क्या होता है कि हमारे पास एक वायर रहती है जिसका ऐसे एक गुच्छा सा बनाया होता है। ठीक है जी। और मुझे पता है क्योंकि वायर है तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी ये वायर। तो ये गुच्छा बेसिकली इसको वायर बाउंड रेजिस्टर्स बोलते हैं, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है। तो एक तो ये तरह वाला रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यूज होता है सर्किट्स के अंदर, लेबोरेटरी वगैरह के अंदर। ठीक है, बट इसमें दिक्कत ये आती है क्योंकि आपको वायर का गुच्छा बनाना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बल्की बन जाता है। ठीक है, इट इज़ टू बल्की, नॉट इजी टू हैंडल, नॉट कॉम्पैक्ट एट ऑल। ठीक है जी। ठीक है, जनरली जो वायर होती है वो इसमें जो वायर बनी होती है जनरली, इट इज़ जनरली मेड ऑफ एन अलॉय। आप चाहे इसका नाम भी याद रख सकते हो, मैंगानीन अलॉय का जनरली इसको बनाया जाता है। ठीक है, मैंगानीन अलॉय का इसको बनाया जाता है। तो मैंगानीन का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मैंगानीन एक ऐसा मटेरियल है जिसका जो अल्फा होता है ना वो काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है जी। तो हमें रिक्वायर्ड होता है एक्चुअली कि अल्फा छोटा हो, ताकि टेम्परेचर वेरी करने पे हमारे रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा वेरी ना करे, राइट। तो अल्फा स्मॉल होने के कारण इसको बनाया जाता है, बट इट इज़ नॉट ऑफ मच प्रैक्टिकल यूज़। आप जैसे देख सकते हो कि हमारी जो डिवाइसेज हैं दिन ब दिन कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं। लैपटॉप्स आज के ज़माने में इतने स्लीक आ गए हैं। ठीक है, अगर आप आज से 15 साल पहले की बात करो, तब जो लैपटॉप आते थे बड़े मोटे-मोटे होते थे, 10 से 15 साल पहले अगर मैं बात करूँ। ठीक है, उनकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जो है जनरली मैकबुक वगैरह जो अपनी होती है कितनी स्लीक होती है। तो
बेसिक रिक्वायरमेंट आज के टेक्नोलॉजी की ये है कि चीज़ें स्लीक हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा बल्की ना हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो चीज़ें। तो इसलिए ये वाला जो मेथड है वायर बाउंड रजिस्टर बनाने वाला, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव आज के ज़माने के लिए नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी बच्चों, कार्बन रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है? कार्बन रजिस्टर्स बेसिकली हमारे पास कार्बन के बने होते हैं, ठीक है? और कार्बन जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, कार्बन मटेरियल का अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये वाले जो रजिस्टर्स बनाए जाते हैं, जिनको कार्बन रजिस्टर बोलते हैं, एक तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ईज़िली दे कैन फिट, और दूसरा ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, इनएक्सपेंसिव, नॉट सो मच एक्सपेंसिव। स्मॉल इन साइज़। तो ये हमारी सारी जो आज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं कार्बन रजिस्टर्स। तो बेसिकली ये आज के ज़माने के लिए ज़्यादा काम का इफ़ेक्टिव तरीका है कार्बन रजिस्टर्स यूज़ करने वाला। अब यार कार्बन रजिस्टर होते तो छोटे हैं, बिल्कुल ऐसे बारीक से होते हैं, ठीक है? इसको आप सर्किट के अंदर लगा दो और आपका काम चल जाएगा। बट दिक्कत ये आती है कि अगर मेरे को मार्केट से कोई कार्बन रजिस्टर खरीदना है, मान लो मैं मार्केट गया, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे को कार्बन रजिस्टर दे दो, तो जनरली अगर इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी जाए, जैसे कि अगर मान लो ये 10 टू द पावर 5 ओहम का है और मैं इसके ऊपर लिख दूँ ये चीज़, तो क्योंकि इसका साइज़ पहले इतना छोटा होता है, छोटे से साइज़ के ऊपर और बारीक अक्षरों में इसका रेजिस्टेंस लिखा जाएगा या कुछ भी लिखा जाएगा, तो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसको पढ़ना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है जी? तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक तरीका बनाया गया कि यार हम ना इसके ऊपर नहीं लिखेंगे ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू, बिकॉज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इसकी जगह एक कोडिंग यूज़ करेंगे, कलर कोडिंग, ठीक है? कुछ कोडिंग यूज़ करेंगे, उस कोडिंग को डिकोड करके आपको बेसिकली इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है? वो कलर कोडिंग क्या होती है वही अपने को सीखनी है। तो कलर कोडिंग में बेसिकली इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर ऐसे कलर्स बनाए होते हैं, ठीक है जी? कलर नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है? 4 कोई भी कलर्स रहेंगे जिनको हमें डिकोड करना होता है। तो उनको डिकोड कैसे करना है उसके लिए एक चार्ट अपने को याद होना चाहिए। ये चार्ट मैं अभी के लिए चलो बना देता हूँ। वैसे आपके मॉड्यूल में है, पर मॉड्यूल क्योंकि नहीं है आपके पास, तो मैं अभी बना देता हूँ चार्ट। फिर सीखते हैं कि इसकी डिकोडिंग करते कैसे हैं। ठीक है, एक तो ये अपने को ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। तो इसको इस तरह से भी याद किया जाता होता है इस ऑर्डर को। बी बी रॉय, बी बी रॉय, ROY रॉय, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन।
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन। इस तरह से इसका ऑर्डर याद कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद हमें अगला कॉलम जो है वो याद करना होता है। इसमें मैं हेडिंग दे रहा हूँ नंबर, और नंबर के नीचे बेसिकली आई एम राइटिंग 0, 1, 2, 3, बस सीधी गिनती आपको शुरू कर देनी है, 4, 5, 6, 7, 8 टिल 9। ठीक है, गोल्ड सिल्वर नो कलर के आगे कोई नंबर नहीं आएगा, 9 तक आएंगे नंबर्स बस। फिर आ जाता है जी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में आपको इस तरह से याद रखना है। पहला मल्टीप्लायर होगा इसके ब्लैक के कॉरस्पॉन्डिंग 1, फिर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 4, मतलब ये पावर में चढ़ाते जाना 10 के, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक तो एज इट इज चलना है। फिर उसके बाद आपको गोल्ड और सिल्वर को भी मल्टीप्लायर देना है। और गोल्ड और सिल्वर को मल्टीप्लायर कैसे देना है? 10⁻−1, 10⁻−2। जैसे ही वो 9 तक खत्म हुआ तो -1 एंड -2 मल्टीप्लायर आपको गोल्ड और सिल्वर को देना है। फिर हमारे पास आ जाता है जी टॉलरेंस, जो कि परसेंटेज वाइज वैल्यू रहेगा, इसको सीखेंगे। इसमें बिल्कुल लास्ट वाले जो टॉलरेंस हैं वो अपने को क्या क्या देने हैं बताता हूँ। टॉलरेंस सिर्फ आपको गोल्ड सिल्वर और नो कलर को देना है, मतलब लास्ट के जो 3 है ना, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, इनको अलाउ करना है बस टॉलरेंस। और गोल्ड का 5, सिल्वर का 10 और नो कलर का 20। आप ऐसे याद रखो, 5 फिर उसका 2 गुना 10 फिर उसका 2 गुना 20। तो ये चार्ट बड़ा आसान है वैसे तो याद रखना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी वेरी गुड वाइफ, गुड सन, गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर। फिर 0 से 9 तक नंबर, फिर मल्टीप्लायर्स में ये पावर्स में चढ़ा देने सारे नंबर, और गोल्ड सिल्वर को 10⁻−1 -2 अलॉट कर देना है। और जो टॉलरेंस है वो सिर्फ 3 ही कलर्स को अलॉट होगा, गोल्ड और सिल्वर और नो कलर को। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस वैल्यूज आर 5, 10 एंड 20। ठीक है जी। अगर ये टेबल याद हो गया तो फिर बड़ी आसानी से आप डिकोड कर सकते हो कलर कोडिंग को। इसके ऊपर मान लो हमारे पास 4 कलर्स ऐसे रिंग्स बना के दी होंगी कलर्स की, कलर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे रिंग्स होंगी। ठीक है जी। अब इसमें आपको जो पहले 2 कलर्स होंगे बच्चों, 1 एंड 2, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको चार्ट से नंबर उठाना है। ठीक है, सिखाऊंगा आपको, डाटा लेके आपको दिखाऊंगा कैसे लेना है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कलर आपको दिए होंगे, चार्ट से नंबर का वैल्यू उठाना है। थर्ड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग, थर्ड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मल्टीप्लायर फ्रॉम द चार्ट उठाना है, मल्टीप्लायर। फोर्थ वाले के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चार्ट से टॉलरेंस उठाना है। टॉलरेंस बेसिकली परसेंटेज में वैल्यू रहेगी, दैट विल बेसिकली इंडिकेट कि कितना आपका रेजिस्टेंस में परसेंटेज वेरिएशन हो सकता है। ठीक है जी, एरर वगैरह कितना हो सकता है, जो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हो उसकी वेरिएशंस रेजिस्टेंस की अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू फर्दर सराउंडिंग कंडीशंस कितना को वेरी कर सकती है। जैसे अगर मान लो टॉलरेंस 5% है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशंस 5% ऊपर नीचे हो सकती है।
ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसमें लेके दिखाता हूँ। मान लो कि हमारे पास बच्चों ये है, तो मान लो हमें पहला कलर दे रखा है येलो, दूसरा दे रखा है वॉयलेट, तीसरा दे रखा है ब्राउन, और लास्ट वन हमें दे रखा है गोल्ड। और हमें पूछता है कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, इस कार्बन रजिस्टर का जिसके ऊपर ऐसी कलर कोडिंग हुई हुई है, इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू बताओ। तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग अगर अपन नंबर उठाएं तो येलो के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इज 4, वॉयलेट के कॉरस्पॉन्डिंग द नंबर इज 7, ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग द नंबर इज 1, बट ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नंबर नहीं उठाना, ध्यान रहे। ब्राउन तो तीसरा कलर है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मल्टीप्लायर उठाना है, मल्टीप्लायर ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग तीसरे नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग द मल्टीप्लायर इज 10⁻1। तो मल्टीप्लायर जो है नाम से क्लियर हो रहा है कि वो यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई होगा 10⁻1। ठीक है, ये एक वैल्यू हमारा बना ओहम्स में। और फिर लास्ट वाला है गोल्ड, जो कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें टॉलरेंस उठाना है, गोल्ड की 5 होती है, तो इसमें आप लिख दोगे ±5%। ऐसा ये अपना ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा इस कार्बन रजिस्टर के रजिस्टर का। तो ऑप्शन दिया रहेगा, बड़ी बार क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताता हूँ। कई बार ये होता है कि आपको कोडिंग करके दे देगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है। कई बार उल्टा कर देता है आपको, मतलब ये लिख के दे देगा कि यार इतनी वैल्यू एक रेजिस्टेंस की आ रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर कोडिंग क्या रही होगी। दोनों चीजें हो जाएंगी अगर आपको चार्ट याद है। ठीक है, ये चार्ट आपके मॉड्यूल में भी है, डोंट वरी, उसमें भी है। अब कई बारी ना सिर्फ 3 कलर्स बनाए होते हैं बच्चों, कई बारी सिर्फ 3 कलर्स की ऐसे बैंड बनाई होती है, 1 2 3, और फोर्थ कलर मिसिंग होता है। तो जब फोर्थ कलर मिसिंग हो, तो आपको फोर्थ कलर को बाय डिफॉल्ट नो कलर लेके चलना है, नो कलर लेके चलना है फोर्थ कलर को। और नो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टॉलरेंस डालनी है। जैसे नो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस अपने को दिख रही है, दैट इज 20%। तो आप टॉलरेंस उस केस में जब 3 कलर ही दे रखे हैं तो 20% मानोगे। ठीक है गाइस। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे वाले टॉपिक पे, दैट इज अ सेल और अ बैटरी। हेडिंग डाल लीजिए, बैटरी और अ सेल। बच्चों बैटरी का काम क्या होता है, जब आप किसी भी सर्किट में बैटरी लगाते हो तो वो क्या करती है कि जिसके कारण करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है सर्किट के अंदर। तो बैटरी का बेसिकली काम होता है कि जिस भी मटेरियल के और क्रॉस ऑब्जेक्ट के क्रॉस आपने उसको लगाया है, वो उस मटेरियल में उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट बनता है, उस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो करता है। ठीक है जी। बैटरी का काम सिर्फ ये है टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब जनरली ना बच्चों, हमें बैटरी के केस में ये डाटा दिया रहता है, एक ब्रैकेट के अंदर दो चीजें लिखी रहती हैं, एक तो वोल्टेज में कुछ डाटा दिया रहता है, और एक साथ में ओहम में कुछ डाटा दिया रहता है। वोल्टेज में जो डाटा दिया रहता है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है जी, इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा। एंड आर का मतलब होता है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस।
कोई भी चीज अगर सर्किट में लगी है तो वो करंट के फ्लो को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो पक्का देगी। तो बैटरी भी अगर सर्किट में लगाते हो तो वो ऑब्वियस सी बात है सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस में योगदान देगी। तो जो बैटरी रेजिस्टेंस में योगदान देती है, या जो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस होता है, व्हेन इट इज अप्लाइड इन अ सर्किट इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी। अब इस पे आ जाते हैं यार, ये वाली टर्म ईएमएफ बेसिकली क्या है? इसको ईएमएफ बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर इसमें फोर्स जैसा कुछ नहीं है, नाम शुरू से कन्वेंशनली ईएमएफ चलता आ रहा है तो वो चेंज नहीं हुआ उसके बाद, बट कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली दिस इज अ वोल्टेज। ये ईएमएफ एक वोल्टेज ही है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जब भी बैटरी आप किसी सर्किट में लगाते हो और अगर वो सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट का मतलब कि कोई करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा। हमें पता है कि ओपन सर्किट्स में करंट फ्लो नहीं कर रहा करता। अगर कोई एक सर्किट बना रखा है, आप उसमें तार काट दो, करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है, क्लोज सर्किट में फ्लो करता है। तो अगर हमने ओपन सर्किट में लगा रखी है एक बैटरी, तो मुझे पता है देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। उस केस में जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होगा, अगर मैं वोल्ट मीटर लगा के इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करूं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल कहलाएगा। बेसिकली ईएमएफ ऑफ द सेल इज the potential difference across the terminals of the cell when it is not a part of a closed circuit, when no current is flowing in the circuit। उस समय जो उसके क्रॉस वोल्टेज बनती है उसको ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप इसको एक ऐसे सर्किट का पार्ट बना दो बैटरी को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्लोज सर्किट का पार्ट बना दिया, लेट्स से आई करंट इज फ्लोइंग, और आगे से मैं बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके बगल में ऐसे बना दिया करूंगा। ठीक है, बात वही है, कोई चेंज उस पर नहीं आता। समझने के लिए जस्ट अपन उसको ऐसे बगल में बना दिया करेंगे। तो इस केस में बच्चों ये हमारा बैटरी है जिसको मैंने हाईलाइट किया, डार्क किया बक्से के अंदर, डॉटेड डॉटेड। तो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस, लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, कितना वोल्टेज होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वो हमें निकाल। ठीक है जी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट? तो क्या वो ईएमएफ के बराबर आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अब ऐसा सोचो कि जब आप ए से बी तक जा रहे हो, ए से मूव करके बी तक जा रहे हो, आप सिर्फ ए से बी मूव करो, तो ए पे पोटेंशियल लेट्स से वी ए है, ए वाले पॉइंट पे सर्किट के लेट्स से पोटेंशियल का वैल्यू वी ए है, ईएमएफ ऑफ द सेल ई है। तो आप जब इस बैटरी को क्रॉस करोगे तो इसके टर्मिनल्स के क्रॉस आपको ई वोल्टेज का डिफरेंस मिलेगा, और क्योंकि आप हाई पोटेंशियल टर्मिनल से लो पोटेंशियल की तरफ कूद रहे हो तो माइनस ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल आ जाएगा माइनस ही। ठीक है। और अगर आप रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हो तो रजिस्टर के केस में आप देखो बच्चों, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इस केस में, इंटरनल रेजिस्टेंस को जब आप क्रॉस करोगे तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस दिस इज एट हाई पोटेंशियल and this is at low potential because current through a resistance always flows from high to low potential। तो करंट हाई से लो जा रहा है एंड बेसिकली वी आर क्रॉसिंग द रेजिस्टेंस लाइक दिस। हम तो बी वाले पॉइंट को रीच करना चाहते हैं, तो इधर से लेफ्ट से राइट हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो लो से हाई वाले पॉइंट पे जा रहे हैं। तो आई आर का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस होता है, तो प्लस आई आर। प्लस आई आर क्यों? क्योंकि हम लो से हाई जा रहे हैं, कम वाले पोटेंशियल से हम ज्यादा वाले पोटेंशियल पे रीच करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप ऐड करोगे ना कुछ वैल्यू, तो प्लस आई आर। और
प्लस आई आर करके ही हम फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जिसका हम पोटेंशियल लिख सकते हैं वीपी। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू हमारा आ जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है जी। वी ए माइनस वी बी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज ई माइनस आई आर, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सेल के क्रॉस बैटरी के क्रॉस बनता है व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है जी। तो इस केस में जैसे ई माइनस आई आर बना, और ये केस क्या था, इसमें सेल के ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा था और करंट इस तरह से सर्किट में फ्लो कर रहा था। इस तरह से सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा था। अब इस तरह आप याद रखो इसको कि जब भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से करंट निकलता है, जैसे इसमें आप देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से करंट निकला है ना, और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर किया है, तो इस केस में जो वोल्टेज इसके अक्रॉस बनेगी वो बनेगी ई माइनस आई आर। ठीक है। और ये मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूँ कि इस केस में जो सेल है अपना वो डिस्चार्ज हो रहा है। इट इज बेसिकली अ केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्यों बोला वो अभी आपको पता चलेगा, अभी के लिए आप याद रखो, इट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो आपसे सीधा पूछ लेगा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में टर्मिनल वोल्टेज कितनी बनेगी, या इस केस में टर्मिनल वोल्टेज कितनी बनेगी, तो आंसर इज जी माइनस आई आर। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको कि ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल वाला केस है। देखो चार्जेस जो हैं वो, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो आई कैन से कि चार्जेस भी इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस। तो चार्जेस वन वाले पॉइंट से टू वाले पॉइंट जा रहे हैं, है ना। टू वाले पॉइंट का पोटेंशियल वन से ज्यादा है। इट इज कनेक्टेड टू हाई टर्मिनल ऑफ द सेल। अगर मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो क्यू वी टू इज ग्रेटर देन क्यू वी वन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्यू वी टू पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी टू पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू वन। तो जब चार्जेस टू पे पहुंचे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू जब चार्जेस वन पे थे। जब चार्जेस वन से टू पे पहुंचे बैटरी को क्रॉस करके, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब ये जो एनर्जी बढ़ी है, टू पे एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वन, यानी कि इंक्रीज हुई, सेल को क्रॉस करने से एनर्जी इंक्रीज हुई, ये किसकी कॉस्ट पे हुई होगी। तो हमें क्लियरली दिख रहा है अभी इस दौरान तो चार्जेस ने सिर्फ बैटरी को क्रॉस किया है, तो बैटरी की एनर्जी कम हुई होगी। जितनी एनर्जी बैटरी की कम हुई होगी उतनी ही इंक्रीमेंट इसकी एनर्जी में अपने को चार्जेस की एनर्जी में मिला होगा। तो आई कैन डेफिनेटली से कि इसमें चार्जेस की एनर्जी बढ़ी है, यानी कि सेल की एनर्जी कम हुई है, यानी कि सेल डिस्चार्ज हुआ है। क्या हुआ जी, सेल डिस्चार्ज हुआ है सेल। So in this case the battery or the cell is getting discharged. ठीक है जी। अब कई बारी केस ये भी हो जाता है कि हमारे पास
ऐसा करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट में। करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ऐसा बेसिकली तब होता है जब सर्किट के अंदर एक से ज्यादा बैटरीज लगी हों। ठीक है जी, जैसे कि अगर मान लो मैं ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, ये 20 वोल्ट की लगा दूं, तो आपको पता लग रहा है कि करंट 20 वोल्ट के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, ऐसा करंट फ्लो करेगा। तो अगर आप इस सेल को ऑब्जर्व करो 10 वोल्ट वाले को, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है करंट। तो जब एक से ज़्यादा बैटरीज हों और दोनों के वोल्टेजेस में अंतर हो, तो कुछ ऐसा होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल में भी करंट एंटर कर सकता है। तो मान लो जी किसी एक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैं ऐसे बगल में बना लेता हूँ। इसका ईएमएफ लेट से ई है। तो इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना बनेगा, है ना। तो ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बेसिकली मैं बी ले लेता हूँ। तो वी ए माइनस ई माइनस आई आर is equal to VB. So VA minus VB in this case will be equal to E plus IR. This is called the terminal voltage across the cell. माइनस ही क्यों किया, क्योंकि अपन हाई से लो गए। माइनस आई आर क्यों किया, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर का आएगा और अपन हाई से लो जा रहे हैं। रेजिस्टेंस के ये वाले पॉइंट को हाई बोला जा सकता है और ये वाले को लो। तो आई आर कम हुआ होगा, तो माइनस आई आर एंड फाइनली वी आर रीचिंग पॉइंट बी, तो उसका पोटेंशियल है वीबी। तो इस केस में जो वोल्टेज बनती है सेल के अक्रॉस, टर्मिनल वोल्टेज बनती है, वो हमारी बनती है ई प्लस आई आर। इस केस में जो सेल है जी वो चार्ज हो रहा है। चार्जिंग ऑफ सेल वाला केस है ये। चार्जिंग ऑफ सेल वाला केस है ये। चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब कि इसमें अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है ना। चार्जेस के फ्लो करने का डायरेक्शन ये है। करंट 1 से 2 गया, चार्जेस 1 से 2 गए। 1 पे पोटेंशियल ज्यादा है, 2 पे कम है। 1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, 2 पे कम है। तो जानी कि जब चार्जेस 1 से 2 गए तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में रिडक्शन हो गया। उनकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हुई, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट हुई होगी। तो उनकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी, उतनी ही बैटरी की या सेल की इंटरनल एनर्जी, जो भी एनर्जी अंदर सेल की होती है, वो बड़ी होगी। एनर्जी कंजर्वेशन से वी कैन से कि एक चीज की कम हो रही है तो दूसरी चीज की बड़ी होगी। तो इन दिस केस द एनर्जी ऑफ द सेल इज गेटिंग इंक्रीज, यानी कि द सेल इज गेटिंग चार्ज। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, बैटरी एक्ट्स एज ए लोड। बैटरी इसमें एनर्जी खा रही है ना, बैटरी खुद कंज्यूम कर रही है एनर्जी इसमें। ठीक है जी, बैटरी की खुद की एनर्जी बढ़ रही है, तो बैटरी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, यानी कि बैटरी इज एक्टिंग एज ए लोड ओवर हेयर। और ऊपर वाला केस जो हमने किया था उसमें बोलते हैं कि बैटरी एक्ट एज अ सोर्स। बैटरी एक्ट एज अ सोर्स ऐसा भी बोल देते हैं। एज ए सोर्स का मतलब कि वो बैटरी जो है वो खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रही है सर्किट के अंदर। खुद की एनर्जी बैटरी कम हो रही है, एंड इट इज बेसिकली सप्लाइंग एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट। इसको नोट करेंगे शुरू से, मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से।
नोट कर लो अगर किसी का कुछ भी रहता है। ओके, इसमें किसी को डाउट है तो पूछने, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस इसमें है बच्चों, लास्ट शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ए सेल, इसका मतलब ये होता है बेसिकली बच्चों, शॉर्ट सर्किट करने का, कोई भी दो पॉइंट्स को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये होता है, जैसे अगर मान लो कोई सर्किट भी दे दिया आपको, आपको बोल दे कोई भी रैंडम सर्किट है कि जी मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसका मतलब ये है कि इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। बेसिकली यू हैव ब्रॉट बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी एट द सेम पोटेंशियल। अगर आप डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट कर दोगे इन दोनों पॉइंट्स को, तो ए और बी सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। सिंपल एक कंडक्टिंग वायर से अगर आप कनेक्ट कर दोगे कनेक्ट कर दोगे, उसी को बोलते हैं हम कि दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट हो गए। तो एक सेल के टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करना, इसका मतलब ये है कि आपने जो सेल है उसके दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दिया विद ए कंडक्टिंग वायर। ऐसे ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट आपस में जोड़ ही दिया। ठीक है जी। तो अगर आपने डायरेक्टली जोड़ दिया इसको एक कंडक्टिंग वायर से, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इस केस में ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इसका ईएमएफ है। वोल्टेज कितना बनेगा इसके क्रॉस, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट सेम ही पोटेंशियल पे है। और अगर आप सेल के क्रॉस वोल्टेज लिखो, सेल ही है बेसिकली, तो इस पॉइंट का वोल्टेज ए वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो गया,
इस पॉइंट का पोटेंशियल बी वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो गया। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखो इनके क्रॉस यानी वी ए माइनस वी बी, क्योंकि वी और वी बी सेम है तो वो जीरो आ जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा सेल के क्रॉस। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग द वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज जीरो। कई बार आपसे पूछ लेता है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा ई डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू आई आर से वोल्टेज डिवाइडेड बाय द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि सिर्फ आर के बराबर है। ये करंट सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है जी। इसके बाद अपने पास आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, अगला हेडिंग। कॉम्बिनेशन में यार अपन बहुत सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, बेसिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे और मिक्स्ड पढ़ेंगे, एंड फिर मिसलेनियस कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ के हम उन कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। हर केस में हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोलते हैं रेजिस्टर्स को? बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा इन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज आई थिंक ये सबको मालूम ही होंगी। जब रेजिस्टर्स ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड हों इस सर्किट के अंदर, और जो करंट रेजिस्टेंस 1 में फ्लो कर रहा है वही करंट रेजिस्टेंस 2 में फ्लो करे, वही करंट रेजिस्टेंस 3 में फ्लो करे अगर, तो हमारा जो तीनों रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में बोले जाते हैं, इक्वल करंट्स अगर फ्लो करें। ठीक है जी। अब इनका आर इक्विवेलेंट बनाने का मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ जो सर्किट के अंदर वही करंट फ्लो करवा दे जो तब फ्लो कर रहा था जब ये तीनों लगे हुए थे। जब ये तीनों लगे थे तो सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहूँ जो कि सर्किट में आई करंट ही फ्लो करवा दे, तो उस केस में जो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लगाओगे उसको अपन आर इक्विवेलेंट नाम देंगे। ठीक है। और ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है सीरीज के केस में। बेसिकली आप बड़ी आसानी से इसको देख भी सकते हो कि यह कैसा आया। आप ये बोल सकते हो कि वोल्टेज बैटरी द्वारा V प्रोवाइड हुई है, कुछ वोल्टेज 1 के क्रॉस बनेगी, कुछ 2 के क्रॉस बनेगी, कुछ 3 के क्रॉस बनेगी। तो हम बोल सकते हैं कि V जो है वो KVL से बोल सकते हैं, बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ आगे पढ़ाऊंगा कि जो बैटरी द्वारा वोल्टेज प्रोवाइड हुई है दैट हैज बेसिकली स्प्लिट इनटू V1 V2 V3, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 KVL से। और V जो है उसको अपन यहाँ से लिख सकते हैं सेकंड वाले सर्किट डायग्राम से I इंटू आर इक्वलेंट। तो V को लिख दिया I इंटू आर इक्वलेंट, V1 को लिख दिया I इंटू R1, V2 को लिख दिया I इंटू R2 और V3 को लिख दिया I इंटू R3। I कैंसिल हो गया तो यहाँ से आर इक्वलेंट का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ, जो कि आप रटी लेते होते हो बेसिकली, बट आता बेसिकली ऐसे है कि KVL से एक इक्वेशन लिख के उसको फर्दर सॉल्व करके ही आप आर इक्वलेंट का रिजल्ट इन द रेफरेंस ऑफ R1 R2 एंड R3 बता सकते हो। फिर आ जाता है जी पैरेलल कॉम्बिनेशन अपना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है, जब रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड हो R1 R2 R3,
R1 R2 R3 कि उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। जैसे R1 के क्रॉस भी वोल्टेज V है, R2 के क्रॉस भी वोल्टेज V है, R3 के क्रॉस भी वोल्टेज V है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस सेम है। ठीक है जी। तो उस केस में रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल। इस केस में लेट से बच्चों सर्किट में करंट आई फ्लो किया, आगे जाके करंट मुझे पता है KCL से स्प्लिट भी होगा, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, और वी कैन डेफिनेटली राइट I इज इक्वल टू, ये I ही आगे जाके बटा है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसमें आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो पहले तो अपन इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये आर इक्विवेलेंट हो गया, ये बैटरी लगी हुई वोल्ट की और ये करंट आई फ्लो कर रहा है ना। तो बस आप इसको सॉल्व करो, ये जो KCL से आपने इक्वेशन लिखी थी I1 प्लस I2 प्लस I3, आई को मैं लिख सकता हूँ V बाई आर इक्वलेंट इस वाले डायग्राम से। I1 को लिख सकता हूँ मैं वोल्टेज 1 के क्रॉस V है, रेजिस्टेंस उसका R1 है, V बाई R1। I2 को V बाई R2 और I3 को V बाई R3, V बाई R3। तो यहाँ से जो V है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, और 1 बाई आर इक्वलेंट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, जो कि हमारा रिजल्ट हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट आर का। ठीक है जी। तो पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होता है तो उनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है, सीरीज में होते हैं तो उनके उनके उनसे जो पास करंट होता है उसकी वैल्यू सेम होती है, करंट का वैल्यू सेम होता है। बाकी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें सारी, वो क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है जी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जैसे कि ये वाला बड़ा प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन है। ए और बी पॉइंट के क्रॉस आपको वोल्टेज निकालनी है, ए और बी के क्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। जब भी आपको ऐसा बोला हो ना इन दो पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालो, उसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बैटरी ले लूं और उसका एक टर्मिनल ए से कनेक्ट कर लूं, एक टर्मिनल बी से कनेक्ट कर लूं, तब जो करंट बैटरी फ्लो करवाएगी सर्किट के अंदर, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट, उसको कितना रेजिस्टेंस ओवरऑल ऑफर होगा। ठीक है जी। तो इस केस में मान लो जैसे बच्चों हम ये बोल देते हैं कि ये आर है, ये आर आर टू आर, ऐसे ये रेजिस्टेंसेज हैं। तो आप बेसिकली दिमाग में बिल्कुल ऐसे बैटरी बना लो ए और बी से कनेक्टेड, और ये पॉइंट फिक्स कर लो, दिस इज ए, दिस इज बी, और बिल्कुल इधर से स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो जाओ, एक नुक्कड़ से स्टार्ट हो जाओ। तो आप देखोगे यार डेफिनेटली आर और आर जो है वो सीरीज में होंगे, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हटा के एक टू आर लगाया जा सकता है। टू आर और टू आर जो आएंगे वो आपस में पैरेलल में होंगे, ये जो टू आर आएगा और ये वाला जो टू आर होगा ये आपस में पैरेलल में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास टू आर और आर का पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा आर।
फिर ये वाला आर और ये वाला आर अगेन सीरीज में हो जाएंगे, फिर आर और आर का सीरीज 2R हो जाएगा, फिर वो 2R इस 2R के साथ पैरेलल में हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर आर और आर 2R हो जाएगा, और वो 2R फाइनली आपको ये 2R लगाना है इस R के साथ पैरेलल में, और ये हमारा पॉइंट A है और B है और ये बैटरी। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली आपने कुछ नहीं किया, आपने सर्किट में देखा, जो सीरीज में है उनको हटा के सीरीज इक्विवेलेंट लगा दिया, जो पैरेलल में उनको हटा के उनका पैरेलल इक्विवेलेंट लगा दिया। सर्किट को छोटा करते 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 आप सिंगल एक रेजिस्टेंस पे ले आए सर्किट को। इसको बोलते हैं सर्किट रिडक्शन मेथड। इसमें सर्किट को अपन कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ते जाते हैं, सिकोड़ते जाते हैं, सिकोड़ते जाते हैं, उनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर 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 फाइनली वी एंड अप इन हैविंग जस्ट वन रेजिस्टेंस, जो अपना आर इक्विवेलेंट कहलाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जी व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज सेटअप जो होता है बच्चों कुछ इस तरह से दिखता होता है। मैं आपको उसकी पहचान बता देता हूँ, पहले बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको पहचानना कैसे है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, मैंने 5 रेजिस्टेंस लगाए, R1, R2, R3, R4 एंड R5। और इन पांचों में से देखो कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज में नहीं है। देख लो आप, कोई भी दो रेजिस्टर आप देखो सीरीज में नहीं है। R2 और R4 सीरीज में नहीं है बेटा। R2 से जो करंट जाएगा वो R5 वाली ब्रांच में भी जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो R2 वाला करंट ही R4 में नहीं पहुंचेगा। R2 और R4 में जाने वाला करंट अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली R1 और R3 सीरीज में नहीं है, बिकॉज R5 वाली ब्रांच बीच में लगी हुई है। कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज में नहीं है, और कोई भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में भी नहीं है। सर्किट की खास बात यह है, कोई दो रेजिस्टर्स पैरेलल में भी नहीं है। तो इसमें जब कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज में नहीं है और कोई भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में नहीं है, तो फिर क्या करें, हमारा जो बेसिक कॉम्बिनेशन है उनमें तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं है। तो फिर हमारा दिमाग जाना चाहिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो यस, दिस सेटअप इज कॉल्ड अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें अगर आप देखो बच्चों, R1 और R2 जो लेफ्ट में रेजिस्टेंस लगे हैं, इनका एक एंड हमने इस ए वाले पॉइंट पे कनेक्टेड किया है। देखो R3 और R4 जो राइट में रेजिस्टेंस लगे हैं, इनका एक एंड हमने एक पॉइंट पे कनेक्टेड किया है, यानी कि बी पॉइंट पे आप देखो, और बीच में एक रेजिस्टेंस R5 लगाया है। ठीक है जी। R1 R2 की एक साइड ए से, R3 R4 की एक साइड बी से, और बीच में एक रेजिस्टेंस ब्रिज रेजिस्टेंस R5। तो पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ इसकी। इस तरह के सर्किट में अगर अपना R1 बाई R2 का रेशो R3 बाई R4 के रेशो के बराबर आ जाती है बच्चों, इफ R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, देन 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे सेम होगा। ये स्टेटमेंट है, पहले मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा। एंड वी कैन से नो करंट विल फ्लो इन R5। अगर भाई R5 के क्रॉस वोल्टेज ही जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया, तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। और अगर उसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो वी कैन एक्सक्लूड और एलिमिनेट R5 फ्रॉम द सर्किट। तो अगर R5 में करंट ही नहीं जा रहा कोई, तो आप उसको सर्किट से हटा सकते हो।
अगर आप उसको सर्किट से हटा दोगे बच्चों, तो आपका एक सिंपल सर्किट बन जाएगा जिसमें R1 R3 सीरीज में है और R2 R4 सीरीज में है, और आपस में R1 R3 वाली ब्रांच और R2 R4 वाली ब्रांच आपस में पैरेलल। वहां से अपना आंसर आ जाएगा। तो ये अपने को याद होना चाहिए कि if R1 by R2 is equal to R3 by R4, then point 1 पे potential will be equal to point 2 पे potential and current in R5 will be 0, so we can eliminate the 5 वाला branch and solve accordingly. ओके जी। तो यार ये तो डायरेक्ट कई बार व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा दिख जाता है, कई बार ना हिडन व्हीटस्टोन ब्रिज भी होता है, लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना होगा लेकिन अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी अभी कुछ सर्किट्स आपसे शेयर करूंगा। ऑल्टरनेट व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं उनको वैसे। जैसे कि ये है मान लो,
सारे आ रहे हैं और अपने से पूछे कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो। तो आप देखोगे इसमें कोई भी दो रेजिस्टर सीरीज में नहीं है, कोई भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में। तो जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि भी पैरेलल सीरीज नहीं है, तो जस्ट क्रॉस चेक फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। इस पॉइंट को मैं एक्स नाम दे देता हूँ, इसको वाई दे देता हूँ। तो ए एक्स, पॉइंट वाई एंड पॉइंट बी। ए मतलब सारे पॉइंट्स को इंडिकेट कर लो। ए पॉइंट को बना लिया आपने, एक्स पॉइंट को बना लिया, वाई पॉइंट को बना लिया और बी पॉइंट को बना लिया। ए और एक्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो लगाओ आर। ए और वाई के बीच में जो रेजिस्टेंस है ऊपर से जा रहा है जो देखो, ये ए और वाई के बीच में, इसको बना लो। एक्स और वाई के बीच में जो आर है इसको बना लो। एक्स और बी के बीच में जो आर है इसको बना लो। और वाई और बी के बीच में जो आर है इसको बना लो। तो जैसे ही आप ये बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया। और देख लो बैलेंस्ड है। दिस कंडीशन बेसिकली जो हमने ऊपर पढ़ी थी इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें फिर हम बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते होते हैं। तो इसमें भी आप देखो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तो ये बीच वाला हट जाएगा और अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। ठीक है जी। तो ये ऑल्टरनेट व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मतलब डायरेक्ट दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये फाइंड आउट कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी। तो गाइस एक्सरसाइज मैंने शेयर कर दी है आपके ग्रुप पे। अब होमवर्क आप लोगों को करना है ना। तो आपको ए और बी पार्ट करना है। ठीक है, वो आज ही मैं और नहीं दे रहा काम, क्योंकि वो आपके पास 3 ही मॉड्यूल। तो कल के लिए तो आप ए और बी पार्ट ही रखो। ठीक है जी। अगर किसी को टाइम मिल जाता है उसके बाद भी, तो वो सी डी पार्ट से स्टार्ट कर ले, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपन कर चुके हैं। और डिस्कस अपन कल इतना ही करेंगे, 0-1 का ए बी पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है जी। अगेन होमवर्क ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉपर्स में। आप क्लासेस लगाओ, बिल्कुल क्लासेस तो लगानी है, पहला स्टेप तो क्लास लगाना ही होता है। उसके बाद जो मेजॉरिटी आपकी इम्प्रूवमेंट है वो होमवर्क पे डिपेंड करती है कि आप कितना ऑनेस्टली अपना होमवर्क करते हो, कितना आप घर पे जाके लेबर कर रहे हो। तो अगर कुछ बच्चे ऐसा टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि क्लासेस सारी लगाते हैं बट होमवर्क नहीं करते, या कभी कभी कर लिया या नहीं किया, कभी कभी कंसिस्टेंसी नहीं है होमवर्क में। क्लासेस में कंसिस्टेंसी है बट होमवर्क में नहीं है। तो फिजिक्स में वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, मैं आपको लिटरली बताता हूँ।
फिजिक्स में सबसे अच्छे रिजल्ट तब आते हैं जब आप क्लासेस सारी लगाओ, ढंग से नोट्स बनाओ, क्लास के अंदर हर चीज को ढंग से सुनो, उसके बाद जाके घर पे ढंग से तसल्ली से उस पर एफर्ट कर लो। ये 3-4 चीजें जब मिलती हैं तब जाके फिजिक्स स्ट्रांग होता है। नहीं तो फिजिक्स अगर इसमें से एक भी चीज आप नहीं करते ढंग से, तो फिजिक्स फिर हमेशा टफ लगता है। जो 12th वाला पार्ट है वो बेसिकली जो नोट्स में कर दिया, नोट्स में डिस्कस हो गया, उसके अलावा 12th वाले पार्ट में से क्वेश्चन नहीं आते। नोट्स में बहुत सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स जो बन सकते होते हैं वो ऑलमोस्ट मैं क्लास में डिस्कस ही कर दिया करूंगा। तो 12th वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से करना है अपने को, राइट। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नोट्स वाले या नोट्स जैसे ही आएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे कैसे आते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों। टेक केयर, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोल लो साहिल। सर सर एक दो डाउट थे सर। क्या कह रहे हो? सर डाउट था सर, अगर हम मेरे पास दो स्फेरिकल शेल्स हैं उसमें अगर मैंने उन दोनों पे फोर्स कैलकुलेट करनी है सर, जैसे हमने क्वेश्चंस किए तो उसमें तो हम सीधा पॉइंट मासेस ट्रीट करके उनमें फोर्सेस निकालते थे, पर बिल्कुल। इसमें सर अलग तरह से नहीं फोर्स निकले, क्योंकि इसमें थोड़ी पॉइंट मासेस ये हैं एक ये तरह की। पॉइंट मासेस नहीं है, आपने शायद ना लेक्चर सुना नहीं ढंग से। मैंने ये बोला था कि इसमें अगर अपन इंटीग्रेट करके भी रिजल्ट निकाले ना, एक्चुअल में इंटीग्रेट करके आती हैं फोर्सेस, ये इन दोनों में जो फोर्सेस लगेगी, तो वो रिजल्ट वैसा सा ही आ जाता है एज इफ कि अगर मैं इनको पॉइंट चार्जेस मान लूँ सेंटर पे रख के, और वहां पे जो रिजल्ट में लगाऊं, वो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा कोइंसिडेंटली सेम आ जाता है। तो आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह इसको याद ऐसे रख सकते हो कि इनको पॉइंट मतलब पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करके सेंटर पे रख के यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। अगर सर रिंग रिंग वाले केस में भी फिर लगा सकते हैं, अगर रिंग हो मेरे पास एक्सिस पे पड़ी हो रिंग, एक्सिस पे रिंगो, एक्सिस पे उसमें रिंगो मतलब? जैसे अगर हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसे ऐसे रिंग पड़ी हो, जैसे प्लेन पर रिंग पड़ी हो, जैसे इस प्लेन पर हाँ, रिंग पड़ी हो, उस पर भी यही फॉर्मूला होगा एक तरह का। कौन सा फॉर्मूला? दो रिंग्स के बीच में कह रहे हो आप? दो रिंग्स में बीच में नहीं अगर नहीं, मैंने दो रिंग्स के बीच में नहीं लगा सकते, उसमें 3D सिमेट्री नहीं है ना। यस सर ठीक है। ओनली इन केस ऑफ स्फेयर्स वी कैन अप्लाई। ओके ओके। एक सर एक बात और पूछनी थी, अगर जैसे हमने को पोटेंशियल एनर्जी का एक हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, हमने उसमें इन्फिनिटी तक मास लेकर गए थे, ठीक है। अगर सर एक तरह का मैंने एक डाइपोल वाला केस ले लूँ वहां पर सर फोर्सेस जो उल्टी तरफ फोर्स नहीं लगेगी उसमें, उस केस में। आप फॉर्मूले में अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना। नहीं अगर तो जैसे चार्जेस हमने को विद साइड पुट करोगे तो अकॉर्डिंगली द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं नहीं सर, जैसे हमने ऐसे नहीं ड्राइव किया था, जैसे एक तरह का हमारे पास एक क्यू चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए थे, हमने इन्फिनिटी तक लेकर जाना है उस तरह को, उसको एक तरह का, तो हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रखे एक तरह की। उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे हम, एक प्लस और एक माइनस चार्ज लिया था ना क्लास में जो किया था। यस सर, प्लस और माइनस चार्ज लिया तो हमने हाँ, तो उसमें। अट्रैक्शन की लग रही है फोर्स, हाँ तो आप उल्टी तरफ डायरेक्शन, लगाओगे। हाँ उल्ट इन्फिनिटी वाली साइड हम फोर्स लगाएंगे। अगर मैं दोनों सर पॉजिटिव चार्जेस ले लूँ तो सर तो उसका फिर वर्क आपको, हाँ, तो हाँ उसमें फिर आपको रिपल्जन की फोर्सेस होंगी, और आपको वो एक्सटर्नल फोर्स दूसरे वाले चार्ज की तरफ लगानी पड़ेगी। मतलब अगर उसमें फिर अपन इन्फिनिटी पे नहीं लेके जाएंगे, उस पर फिर हम ऐसा करेंगे कि इन्फिनिटी से इसको लेके आएंगे आर डिस्टेंस पे, और उस केस में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर। इन्फिनिटी पे आर तक लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो वाला वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर लिख ठीक है सर। लेंगे। ओके ओके। या आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप इन्फिनिटी तक भी लेके जाना चाहते हो, तो आप ऐसा सोचो कि अगर आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे तो ये चार्ज सेकंड वाला एक्सेलरेट करके जाएगा, तो एक्सेलरेट तो हमने नहीं होने देना, तो हम इसको यस सर यस सर। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देंगे जो कि रिपल्सिव फोर्स के बिल्कुल अगेंस्ट होगी, सच दैट द नेट ऑफ फोर्स ऑन इट इज ऑलवेज जीरो। तो फिर जो हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स दिया उसका वर्क डन आ जाएगा जो नेगेटिव आएगा इस केस में। तो सर एक्सप्रेशन में भी फर्क पड़ जाएगा ना फिर तो एक तरह का।
नहीं पड़ेगा ना भाई, जब तू साइन के साथ वैल्यूज पुट करेगा तो सेम ही आएगा एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये चीज याद रखो कि जो एक्सप्रेशन आना है वो वही आना है जो लिखवाया गया है, उसमें साइंस के साथ वैल्यू पुट करनी है चार्जेस। तो तू पूरा ठीक है, सॉल्व ठीक है करेगा, सर। इसमें वर्क डन के साइन वगैरह पुट करेगा, सब कुछ सही करेगा, तो फाइनल आंसर वही आएगा जो हमने डिराइव किया। कोई भी केस ओके ले ले, सर। प्लस माइनस ले ले, प्लस प्लस ले ले, इन्फिनिटी से यहाँ ले आ, यहाँ से इन्फिनिटी ले जा, कुछ भी कर लो। ठीक है सर। चलिए बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर। टेक केयर गाइस। ओके जी, बाय बाय।